हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में क्लासेस में फ्लक्चुएशन रहा, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहा यहाँ पर। इस वजह से आपकी क्लासेस आपको रेगुलर जो नहीं मिल पाई एक तो, और एक जो क्लास मिली भी तो उसमें शायद लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए वो क्लास जो है शायद मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ना सही भी लगा हो। मुझे खुद नहीं वो चीज़ सही लगी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है आज की क्लास से कंटिन्यू करते हैं और आई होप सो कि जो है आपको लेक्चर आज का पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप लेक्चर अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैप्टर लेकर के आए हैं जिस पर कई सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है, और ख़ासकर उसमें 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बीच बीच में आपको ये भी बताते रहेंगे कि उसमें से क्या कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और ये काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सभी लोग ज़रा ध्यान से इसको सीखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और क्वेश्चन जब आप देखेंगे, मैं बताऊंगा, पहले तो थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है आपको देखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, विद्युत ये चैप्टर का नाम है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सारी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है, बड़ी हो या छोटी हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसे हम लोग साधारण भाषा में परमाणु कहते हैं। दोस्तों, परमाणु के बीचों बीच में एक सॉलिड पोर्शन होता है जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं नाभिक। इस सॉलिड पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नाभिक। नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने जब सोने की झिल्ली का एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने ये बात बताई थी। सोने की झिल्ली पर जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार गिराई तो उसमें नाभिक की उस समय खोज हुई, और ये उन्होंने बताया था कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है, कोई भी धनात्मक आवेश वाला कोई कण है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके बीच में कौन धनात्मक है, तो वो है आपका प्रोटॉन। जी हाँ दोस्तों, नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन। दूसरी चीज़ कि प्रोटॉन के बारे में दोस्तों बताया गया गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया, उसने उसकी खोज करी। और दूसरे पार्टिकल रहते हैं नाभिक के अंदर जिनको बोला जाता है न्यूट्रॉन, और इनके बाहर जो आपको फ्री स्पेस दिख रहा है, एक्चुअल में इस फ्री स्पेस में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दोस्तों हमको एक चीज़ ये पता चल गई कि जो तुम्हारा प्रोटॉन एटम होता है, एटम तुम्हारा एक ऐसा पार्टिकल है छोटा सा जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स भी रहते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये हो गया कि इनसे मिलकर के बने हुए पार्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और तीसरे तुम्हारे जो पार्टिकल हैं वो हैं तुम्हारे न्यूट्रॉन। 3 इस तरीके के पार्टिकल्स तुम्हारे इसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर हम लोग से पूछा जाए कभी कि इनकी खोज किसने करी, तो दोस्तों खोज किसने करी इसके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। इनकी खोज करी थी जे थॉमसन ने। जी हाँ दोस्तों, इनकी खोज करी थी जे थॉमसन ने, और इनकी खोज करी तुम्हारी गोल्डस्टीन ने। जी हाँ दोस्तों, इनकी खोज करी गोल्डस्टीन ने, और इनकी जो खोज करी वो करी आपकी जेम्स चैडविक। ठीक। दूसरी चीज़, जब आप बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है, ये तो इनका आपसी व्यवहार क्या रहा। इनका आपसी व्यवहार के बारे में कोलोम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कोलोम ने आपसी व्यवहार के बारे में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो दोस्तों उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से प्राप्त करी और उन्होंने कुछ इस तरीके से बताई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल बिहेवियर की। इनका पार्टिकल्स का म्यूचुअल बिहेवियर कैसा रहा वो हम लोग ज़रा देखते हैं, क्योंकि म्यूचुअल बिहेवियर से हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। दोस्तों, म्यूचुअल बिहेवियर में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने बैठाया,
प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने बिठाया, और इलेक्ट्रॉन को बाद में फिर प्रोटॉन के सामने, इलेक्ट्रॉन को बाद में फिर न्यूट्रॉन के सामने, उसके बाद में प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने, उसके बाद में उन्होंने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के सामने बिठाया, ठीक है। और हाँ, उसके बाद में इन्होंने न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के सामने बिठा दिया। इस तरीके से इन्होंने ये म्यूचुअल बिहेवियर चेक करने के लिए बिठाया। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देख करके दूर भाग निकले, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देख करके दूर भाग निकले, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देख करके दूर भाग निकले। और ये इलेक्ट्रॉन और ये तुम्हारा प्रोटॉन, ये तुम्हारे दोनों एक दूसरे को इस तरीके से आकर्षित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच में, अच्छा ये लिख चुके थे ऑलरेडी हम, तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो दोस्तों दूसरी चीज़ जहाँ पर न्यूट्रॉन देखे गए वहाँ पर दोस्तों देखा गया कि कोई भी फोर्स नहीं लगा, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगा। इनके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दोस्तों प्रतिकर्षण बल लगा, रिपल्सन फोर्स लगा, ठीक है। और इनके बीच में भी रिपल्सन फोर्स लगा, इनके बीच में भी रिपल्सन फोर्स लगा, मतलब प्रतिकर्षण लगा। मगर इनके बीच में दोस्तों कैसा बल लगा? अट्रैक्शन फोर्स लग गया, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग गया। तो यहाँ से दोस्तों इनके म्यूचुअल बिहेवियर को देखते हुए ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इनमें ज़रूर एक जैसी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। इन दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, इनमें कुछ अपोजिट चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये आकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से बाद में इनको इन तीनों पार्टिकल्स को एक मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्या दी गई? एक मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे नाम दिया गया चार्ज। क्या नाम दिया गया? चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो वो मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम लोग हिंदी में आवेश बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। तो दोस्तों चार्ज दिया गया। चार्ज तुम्हारा 3 तरीके का डिसाइड हुआ। रीज़न, क्योंकि चार्ज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 पार्टिकल्स को दी गई थी, तो तीनों पार्टिकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 3 ही रहेंगी। एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जिसका नाम दिया गया नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका नाम दिया गया पॉजिटिव, और जो तुम्हारी तीसरी है वो है तुम्हारी न्यूट्रल, तो दोस्तों नेगेटिव, पॉजिटिव और ये न्यूट्रल। दोस्तों नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल अगर हम लोग इनके बारे में बात करें, तो नेगेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो तुम्हें दी गई इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव वाली प्रोटॉन की बात दी गई, और जो न्यूट्रल वाली है वो तुम्हारी न्यूट्रॉन को दी गई। दोस्तों इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से हो जाता है, E-P+ और N0। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, जहन में ये क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव और ये न्यूट्रल चार्ज। दोस्तों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो हमें पता चल गया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के हैं, बट ज़रा सोचिए कि अगर हमसे कोई ये चीज़ अगर कोई पूछ दे, कि बड़े बड़े चार्ज कैसे बनते, तब हम क्या जवाब देंगे? दोस्तों बड़े बड़े चार्ज कैसे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहली चीज़, अज्यूम करिए सभी लोग, सबसे पहले आप लोग अज्यूम करिए एक सोडियम का एटम, सोडियम एटम। सबसे पहले आप लोग एक सोडियम के एटम को अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है तुम्हारा 11Na23। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु क्रमांक, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको परमाणु क्रमांक। दोस्तों किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो बताता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। दूसरी चीज़, किसी भी उदासीन परमाणु में, किसी भी न्यूट्रल एटम पर जिस पर कोई आवेश ना हो, उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब ये तुम्हारा इस तरीके से 23, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु भार, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार। तो दोस्तों परमाणु भार तुम्हारा क्या होता है? परमाणु भार, दोस्तों परमाणु भार जो होता है ये एक्चुअल में
एक्चुअल में या मतलब कह सकते हो कि योग है किनका, ये समेशन होता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का, प्रोटॉनों की संख्या प्लस तुम्हारा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है इसमें टोटल। और जब हम लोग बात करते हैं इधर एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर में तुमको पता चल गया कि ये या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या प्रोटॉनों की संख्या, और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लो कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे, मान लो अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि 20 कैल्शियम 40, सपोज दैट कुछ इस तरीके से दिया है, आपसे पूछ दे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ तो जान गए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हारी कितनी होगी 20, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर तुम्हारी कितनी होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या बराबर तुम्हारी कितनी होगी, इतनी होगी। ये हम लोग समझ गए कि ये तुम्हारा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, और ये वाला जो नंबर है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रोटॉनों की संख्या प्लस तुम्हारा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ ये समझ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 40 में से 20 गए, तुम्हारे कितने बचे, प्लस 20। तो तुम्हारे यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइएगा, सपोज दैट जैसे कि हम लोग इतना चीज़ ये लोग जानते हुए चले आए हैं, अगर इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा आगे बात करूं, मान लीजिए कि ये तुम्हारा सोडियम का एटम है, जो हम लोगों ने अभी बोला था कि सोडियम के एक एटम को एज्यूम कर लीजिए। सोडियम का एक एटम है जिसमें साधारण संख्या में, मतलब साधारण अवस्था में तुम्हारे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही इसमें प्रोटॉन भी होंगे, इसमें 11 ही प्रोटॉन भी होंगे। तो इसमें माइनस के 11 और प्लस के 11 इतना चार्ज होता है, ये बराबर तुम्हारा कितना है, 0 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम आपसे ये कह दें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और मान लीजिए कि प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, मान क्या लीजिए प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बदलने से। रीजन, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो तुम्हारे नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को निकालना और न्यूक्लियस में भेजना वेरी डिफिकल्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, ठीक है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो तुम्हारा ये हो गया। अगर हम मान लीजिए सपोज दैट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, अगर हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो तुम्हारे कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तुम्हारे कितने बचेंगे, 11 यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा ये माइनस का 12 हो जाता है, प्लस का तुम्हारा कितना हो जाता है, 11, बराबर तुम्हारा कितना, -1। यहाँ पर ये तुम्हारा कितना हो जाता है, माइनस का तुम्हारा 10 हो जाता है, प्लस का तुम्हारा 11 हो जाता है, ये इक्वल टू +1 हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा कैसे बनता है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तुम्हारा कैसे बनता है। नेगेटिव चार्ज तुम्हारा बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। ये तुम्हारा कैसे बनता है, ये तुम्हारा बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये तुम्हारा कैसे बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा जब दोनों तुम्हारे बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है कि नहीं।
कोई डाउट तो रहने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि पूरी पूरी सारी चीज़ हम लोगों की एकदम क्लियर हो चुकी है। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ जाती है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घटाया जा रहा है इसमें से, मतलब एक इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है, एक इसमें से निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन 1.5 क्यों नहीं डाला गया, 1.5 क्यों नहीं निकाला गया? रीज़न, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक ही जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन समूचा है। इलेक्ट्रॉन कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है जो आधा निकाल दिया गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन से मतलब जो एटम से या तो वो पूरा बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, बिल्कुल कुरकुरे के पैकेट की तरह। मार्केट में जाओ एक ही कुरकुरे का पैकेट मिलेगा, पूरा आधा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो किसी भी बॉडी पर कोई भी चार्ज जब डेवलप होता है, जैसे इस पर या उस पर, तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन की या तो कमी से डेवलप होता है या उसकी एक्सेस से या उसकी अधिकता से। और अगर एक्सेस या जो डेफिशिएंसी से डेवलप हो रहा है कोई भी चार्ज, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणज में होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कमी हो या ज़्यादा हो, डजंट मैटर। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है, बड़ा वाला जो चार्ज होता है, वो तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है n का मतलब हो गया ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, n इंटू ई। यहाँ पर ई की तुम्हारा क्या है, ई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लूँगा और आप मुझे उसका जवाब भी दे दोगे, मतलब कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना ज़रूरी है। मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि एक धातु की गेंद पर, एक धातु की गेंद पर प्लस 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 17 कूलॉम आवेश है, आवेश है, ठीक। तो गेंद पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता बताए। चलिए मुझे जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, कहने का मतलब इंग्लिश में इसको बोले दे रहा हूँ। मेटालिक चार्ज सॉरी मेटालिक बॉल बियर्स प्लस 4.8 into 10 to the power minus 17 coulomb charge, then please find out the deficiency or the excess of electrons on the ball. So this is the question. तो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल है, आपको Q की वैल्यू दी हुई है प्लस 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। ठीक, एक बात मुझे बताइए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4.8 इंटू, अब कमी हो या अधिकता हो ये इससे कोई मतलब नहीं रह गया, ये 17 यहाँ पर दिया हुआ था, माइनस 17 इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। ठीक, तो दोस्तों इससे ये तुम्हारा पूरा 3 बार कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 17, और ये जब इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है ना। n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना 300। इसका मतलब ये हो गया कि 300 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस मेटल की बॉल पर 300 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दोस्तों यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारा उत्तर है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2017 सीडीएस के पेपर में, तो उसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं उसको बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, मगर आज चूंकि उतना समय नहीं है इसलिए मैं उतना आज अभी नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कल होगा, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा, उसके प्रश्न के बारे में भी बताऊंगा, और साथ में उससे और क्या क्या टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट पर क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जितना मैंने अभी आपको बताया है, इतने पर से आपके करीब 3 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। पहली चीज़, तुम्हारा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि केमिस्ट्री में है कि फिजिक्स में है, चाहे जिसमें हो, साइंस में है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाता है। दूसरी चीज़, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन रेडी होता है यहाँ से, जब तुम्हारा पूछा जाता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज तुम्हारा कैसे डेवलप होता है, तो कब होता है, मतलब क्या कंडीशन होती है किसी भी बॉडी पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कमी है, उससे भी तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन समटाइम्स कभी कभी जब बहुत सिंपल एग्जाम कोई होता है तो उसमें पूछ देते हैं कि इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यही रहा जो है आज का एक छोटा सा टॉपिक था ये तुम्हारा, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे और भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो मुझसे जुड़े रहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या आपका भाई बहन कोई भी, तो आप मेरा कोड जो नीचे लिखा हुआ है, आप उस कोड को अप्लाई करिए एज ए रेफरल कोड, और आप लोगों को 10% का फीस ऑफ मिलेगा। दूसरी सबसे बढ़िया बात यह है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए फिजिक्स का बैच बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग जो भी चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए एक कंटिन्यूअस वे में और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में, तो आप हमारे साथ में जुड़िए, एनरोलमेंट आप कर लीजिए, ठीक है। वो आप ये इंतज़ार मत करिए कि हम जब आएंगे वहाँ पर तभी होगा। अब 2-1 दिन के अंदर मैं आपके सामने आ रहा हूँ वहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है, सीडीएस का बैच लेकर के। आप एनरोलमेंट आज से ही शुरू कर दीजिए। कोड ये वाला इस्तेमाल करिएगा दोस्तों जो नीचे लिखा हुआ है आप लोगों के, रवि10, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम लोग ये सेशन इतना ही रखेंगे और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।